आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों का उद्देश्य क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उनको ध्यान रखें। एन मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, फिर पी मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, एस मतलब साइज, साइज मतलब आकार। तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति और उसके आकार के बारे में मुख्यतः हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ये अवतल दर्पण है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यह एक अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, यह उसका फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, हम 6 स्थितियों के बारे में बात करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही डायग्राम बना करके रखा है ताकि समय ज्यादा न लगे। अब मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, कोई वस्तु है अनंत पर है, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उससे किरणें जो आएंगी वो समानांतर आएंगी। उससे जो किरणें आएंगी वो क्या आएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं किरणें तो वो परावर्तित होकर के कहाँ पर मिलती हैं, वो मिलती हैं फोकस पर, फोकस पर मिलती हैं। तो भैया यहाँ पर एनपीएस क्या हो जाएगा, एन मतलब प्रकृति। देखिए, सचमुच की किरणें आ रही हैं, सचमुच की जाकर के कट कर रही हैं और फोकस पर प्रतिबिंब बना रही हैं। तो यहाँ पर जो एन है प्रकृति, नेचर जो है वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक, क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें आकर के यहाँ पर कट कर रही हैं। ठीक है, वास्तविक होगा। पी, पी मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और एस, साइज मतलब साइज। देखिए, वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो साइज छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर आकर के वो छोटा बिंदु टाइप का बन जा रहा है, बेहद छोटा, बेहद छोटा। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है अनंत पर तो वह उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, फोकस पर बना देगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उसकी स्थिति फोकस पर होगी और उसका साइज क्या होगा, वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। अब दूसरी स्थिति ये है, तो ये तो हम लोगों ने पहली स्थिति के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। वस्तु अनंत पर नहीं है, ठीक है, वस्तु अनंत पर नहीं है लेकिन वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, मतलब वक्रता केंद्र के पहले ही है। तो मान लीजिए कि वस्तु जो है इतनी बड़ी है और वक्रता केंद्र के पहले, वस्तु का नाम हमने क्या दे दिया, ए बी, और यह वक्रता केंद्र के पहले है। ठीक है, तो इसे दो किरणों को लेंगे, किरणें तो इसे हजारों जा सकती हैं इस वस्तु से, लेकिन सिर्फ 2 ही किरणों की मदद से हम प्रतिबिंब को बना देंगे। पहली किरण जो है इसके हेड से कैसे लेंगे, यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक है, और परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस हो जाएगी। अवतल दर्पण पर कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस हो जाती है। दूसरी किरण को कैसे ले लें, फोकस से ले लेते हैं। दूसरी किरण को हम फोकस से गुजार देते हैं, तो जब ये फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यह परावर्तन के बाद बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यह किरण ऐसे गई और यह किरण ऐसे आई और यहाँ पर कट किया, तो यहीं पर क्या करेंगे, ऐसे। अगर यह ए बी है तो इसका नाम ए डैश बोलेंगे। देखिए, ए से ये जा रहा है तो इस किरण में ए की सूचना है, ए से जा रहा है तो इस किरण में ए की सूचना है, तो यह ए डैश यहाँ पर बन गया, ए का प्रतिबिंब ए डैश बन गया। और बी का इसी तरह से दिखाया जा सकता है कि बी डैश बन गया, और इनको मिला देंगे तो हम कहेंगे कि इसका यह प्रतिबिंब है। तो अब इसका एनपीएस देखा जाए, मतलब नेचर, प्रकृति। देखिए, सचमुच की किरणें आ रही हैं और यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक को एक और तरीके से समझा जा सकता है, अगर यहाँ पर पर्दा अगर लगा दिया जाए तो किरणें आ रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब का यही मतलब होता है कि उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर पर्दा रख देते हैं, यहाँ पर अगर इस तरीके से पर्दा रख देते हैं तो किरणें आ रही हैं, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो एन
फिर पी पोजीशन क्या होगा, इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, है ना। सी वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बनेगा, बीच में बनेगा। और तीसरी चीज एस साइज, साइज क्या होगा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब के बारे में हम लिखेंगे कि वस्तु से छोटी बनेगी, से छोटी बनेगी, ठीक है। जो प्रतिबिंब होगी वह वस्तु से छोटी बनेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु कहां पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु कहां हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए, मतलब वक्रता केंद्र पर आ जाए। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाएगी तब प्रतिबिंब का क्या होगा, तो एक किरण आप क्या कर लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दीजिए, तो यह परावर्तन के बाद बच्चों कहां से जाएगी भला, फोकस से होकर के जाएगी। हम लोग भली भांति वाकिफ हो गए इससे। और दूसरी किरण को अगर यहाँ फोकस से अगर गुजार दिया जाए तो भैया परावर्तन के बाद जो है ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन जाएगा ए डैश बी डैश, अगर यह ए बी है तो ए डैश बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जा रहा है। उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, ठीक है। यहाँ वास्तविक और उल्टा, यहाँ लिखना चाहिए और उल्टा, यहां पर भी बेटा वास्तविक और उल्टा, उल्टा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एन नेचर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। पी स्थिति कहां बनेगा बताइए, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब भी क्या बन गया, वक्रता केंद्र पर, तो लिख दीजिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और एस साइज जितनी वस्तु की साइज है उतनी ही हाइट जो है, उतनी ही साइज जो है प्रतिबिंब की होगी, वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर, की लंबाई के बराबर, ठीक है बच्चों, ओके। अब वस्तु को हम क्या रखेंगे, अब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव पोल, ठीक है। तो एक किरण जो है ये ऐसे गया, यह मान लीजिए ए बी है, तो एक किरण ऐसे गया, तो यह परावर्तित होने के बाद चूंकि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो यह परावर्तित होने के बाद कहां से होकर के जाएगी भैया, यह फोकस से होकर के जाएगी। फिर पुनः अगर एक फोकस से अगर यहां से जा रही किरण, ठीक है, फोकस से गुजरी तो यह परावर्तित होकर के भैया, परावर्तित होकर के यहां से ऐसे आएगी और यहाँ पर कट कर देगी, ठीक है। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और वो यहाँ पर कट कर देगी। तो देखिए ए से सूचना जा रही, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, अगर ए से किरण चली है तो उस किरण के पास सूचना किसकी है, ए की है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब किसका बनेगा, ए का बनेगा, उसका नाम हमने दे दिया ए डैश। उसी तरह बी से अगर दो किरणों को लेकर चलें तो वो यहाँ पर बनाएगा प्रतिबिंब, उसी तरह यह पॉइंट सबका इसी के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका एनपीएस क्या है भैया, एन नेचर वास्तविक है और उल्टा, देखिए वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। फिर पी क्या है, पोजीशन, ठीक है। वस्तु को जब सी और एफ के बीच में रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी के पहले, है ना, वक्रता केंद्र सी के पहले। और साइज, एस मतलब साइज क्या है, वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनलार्ज्ड और हिंदी में बोलेंगे कि बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से
बड़ा से बड़ा बनेगा। ठीक है भैया। अब क्या स्थिति हो सकती है, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर बच्चों हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, फोकस पर ही रख दिया, वस्तु को फोकस पर रख दिया। क्रमशः हम क्या है, वस्तु को पोल की तरफ ले जा रहे हैं। पहले अनंत पर था, फिर सी के पहले था, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में गया, फिर क्या हुआ, सीधे एफ पर आ गया वस्तु हमारा ए बी। तो इसका प्रतिबिंब भला कैसे बनेगा, देख लीजिए, आइए देखते हैं इसका प्रतिबिंब भला कैसे बनेगा। ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया और यह परावर्तित होकर के कैसे जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी बच्चों। ठीक है, ये फोकस से होकर के जाएगी। और अगर एक पोल पर डाल दिया जाए, अगर एक पोल पर डाल दिया जाए तब क्या होगा। तो भैया जहां कुछ नहीं समझ में आएगा वहां बस एक बात का दिमाग में रखिएगा कि परावर्तन के नियमों का, ठीक है, जहां भी परावर्तन होगा वहां पर परावर्तन के नियमों का पालन होगा। चाहे वो गोली दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा दर्पण हो, चाहे जैसा भी हो, परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियमों का पालन होगा। तो यहाँ का यह आपतन कोण है तो उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण करते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए यह किरण और यह किरण, परावर्तित किरणें क्या हो जा रही है, समानांतर हो जा रही है। तो जब समानांतर हो जा रही है तो कहां जाकर के मिलेंगी, ये अनंत पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसा करते हैं इसको पीछे बढ़ा देते हैं, अनंत पर तो इधर भी बन सकता है। अगर आप इधर बनाएंगे तो ये अनंत पर इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके एमपीएस में देखिए एन के बारे में शांत रहेंगे, नेचर के बारे में। पी पोजीशन अनंत पर, इन्फिनिटी पर। एस आई वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, चाहे उधर बने चाहे इधर बने। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो कि एन क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई। जो चीज अनंत पर बनेगा, जो चीज अनंत पर बनेगा तो ना तो हम अनंत पर जा पाएंगे ना देख पाएंगे, चाहे इधर बने चाहे इधर बने। ठीक है, क्योंकि इस दोनों किरणें समानांतर हो गई हैं, इसलिए वो अगर कोई ये कहता है कि इधर बनेगी स्वीकार है, कोई कहता है इधर बनेगी स्वीकार है, तो अनंत पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो प्रतिबिंब हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वैचारिक रूप से यह अनंत पर बनेगी, चाहे इधर चाहे इधर। इसीलिए एन के बारे में हम बिल्कुल साइलेंट है। अगला वाला जो हम जब बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि वस्तु जो है यहां पर, वस्तु जो है बच्चों ए बी वस्तु पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो जब पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होगा, एक किरण जो है क्या ले लिया, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया, और यह रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ऐसे फोकस से जाएगी। तो इसको अभी थोड़ी सी चालाकी करेंगे कि हम इसको यहां पर बढ़ा लें। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी। और दूसरी किरण कैसे लेना, दूसरी किरण हमने ऐसे गिराया, ठीक है, पोल पर गिराया, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए भैया हमने इसको परावर्तित कर दिया और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये किरणें जो पीछे बढ़ाने पर कट कर रही हैं, पीछे बढ़ाने पर कट कर रही है, तो अगर आप यहां पर अगर आंख लगाइए, आप अपनी आंख यहां पर लगाइए भैया, अपनी आंख यहां पर लगाइए, तो आपको आपकी आंख में किरण ऐसे आ रही है और आंख को सीधे देखने की आदत है, तो आंख इसको नहीं देखेगी बल्कि इस बिंदु को यहां पर देखेगी। ठीक है, इस बिंदु को यहां पर देखेगी, यहां पर देखेगी ए डैश, और बी बिंदु को बी डैश पर देखेगी। तो आंख को आभास होगा कि यह प्रतिबिंब ये है। ठीक है, वास्तव में देखिए किरण गई और यहां से परावर्तित हो गई, किरण गई और परावर्तित हो गई। तो जब ये परावर्तित हो गई तो ये तो ऐसे फैलती चली जा रही है, लेकिन आंख में किरणें पहुंच रही है। जब आंख यहां रखेंगे तो आंख में किरणें पहुंच रही हैं, तो आंख में किरण पहुंच रही है तो आंख को सीधे देखने की आदत है, तो क्या करेगी, इन किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ा करके कट कर लेगी और वस्तु का आभास होने लगेगा आंख को कि वस्तु यहाँ, ये प्रतिबिंब यहां पर है। तो आंख की देखने की आदत के कारण ये हमको दिखाई देने लगेगा।
लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई किरण तो पहुंच नहीं रही है। यहाँ अगर पर्दा रखेंगे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। तो इसका एन क्या है? नेचर आभासी और बड़ा, आभासी और सीधा, आभासी, आभासी और सीधा। सीधा क्यों? वस्तु देखिए ऐसे खड़ी है और ये प्रतिबिंब भी ऐसे खड़ा है। पी स्थिति है ना, ध्रुव के दाहिनी ओर, ध्रुव के दाहिनी ओर, और एस साइज, साइज क्या होगा? देखिए वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है ना, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। तो ये रहा 6 केस जिसमें जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने को हमने समझाया है। केवल यही केस ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और इस वाले केस में अगर इधर बढ़ाने पर अगर अनंत पर जाता है तो आभासी बनेगा, और इधर बढ़ाने पर अनंत पर जा रहा है तो वास्तविक बनेगा। वास्तव में समानांतर हो जाने के कारण ये ना आगे कट करेगा ना पीछे कट करेगा, तो प्रतिबिंब व्यवहारिक रूप से मिलेगा ही। तो जो किताबों में ये लिखा गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, मतलब मान लिया गया है कि इधर अनंत पर जाके कट करेगा और वहां पर वास्तविक मिलेगा, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसके प्रकृति के बारे में आप शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, ठीक है। स्थिति कहीं अनंत पर बनेगा, इधर अनंत पर जा करके कट कर सकता है या इधर अनंत पर कट कर सकता है, और बड़ा बहुत बड़ा बनेगा, इसके बारे में बात ठीक है। लेकिन यह कहना कि इधर ही बनेगा ये ठीक नहीं है, क्योंकि समानांतर है तो ये इधर भी कट कर सकता है, इधर भी कट कर सकता है। देखिए जैसे ये समानांतर नहीं है तो आंख इसको पीछे बढ़ा करके कट कर ले रही है और देखने लग रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि ये इधर भी कट कर सकती है और इधर भी कट कर सकती है। तो इस वाली स्थिति में जो है किताबों में जो चीज लिखी गई है वो ठीक नहीं है, वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए किताबों को। इवन एनसीईआरटी तक की किताब में गड़बड़ी है, ठीक है, कि प्रकृति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, वो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि समानांतर किरणें अनंत पर कट करेंगी तो वो प्रतिबिंब बनने का कोई मतलब नहीं है वहां पर, ठीक है। तो यह अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब के बनने का है वो इसमें छह जैसे अवतल दर्पण के केस में जो था 6 स्थितियों के बारे में बात हुई थी, इसमें सिर्फ 2 ही स्थितियां। अगर मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु अगर अनंत पर है तो उससे किरणें कैसी आएंगी? समानांतर आएंगी, ठीक है। हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए कि वो मुख्य अक्ष के भी समानांतर है। कोई जरूरी नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, लेकिन वो आपस में समानांतर होंगी, ठीक है। तो ये किरणें जो है समानांतर पड़ रही हैं, तो समानांतर किरणें पड़ रही हैं तो परावर्तन के बाद क्या महसूस होगा? वो कहाँ से आती हुई महसूस होंगी भैया? वो सारी किरणें आती हुई महसूस होंगी, कहाँ से? फोकस से आती हुई महसूस होंगी, फोकस से आती हुई महसूस होंगी, ठीक है भैया, ओके। सारी किरणें जो है फोकस से आती हुई महसूस होंगी। मतलब जैसे अगर आंख आपने यहाँ पर लगाया है तो आपको देखिए किरणें ऐसे जा रही हैं, लेकिन परावर्तित होकर के ऐसे आ रही हैं, तो आंख को लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं। तो इसका एनपीएस देखिए, एन मतलब नेचर, यहाँ पर आभास होगा, ठीक है। तो आभास अगर होगा, किरणें यहाँ तो पहुंच नहीं रही है लेकिन कट कर रही हैं, तो भैया आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी, आभासी और छोटा, और आभासी और छोटा, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, पी स्थिति क्या होगी? फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, फोकस पर। और एस साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा, बहुत बहुत ही छोटा, छोटा प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो यह केस होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कुछ निश्चित दूरी पर अगर वस्तु हो,
मान लीजिए कि यह वस्तु कुछ निश्चित दूरी पर है, दर्पण से अनंत पर नहीं है, तब क्या होगा? वस्तु इसके सामने ए बी है वस्तु, तो इससे जो किरण चलेगी वो एक किरण जो है देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, और एक किरण बच्चों फोकस की तरफ ले जाइए या सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो उसी रास्ते पे किक बैक कर दी जाएगी, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते पर किक बैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, आई मीन वक्रता केंद्र की तरफ अगर जा रहा है भैया, तो यह आपतन कोण शून्य है, तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा, तो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगा। और यह मुख्य अक्ष के समानांतर गया है, तो परावर्तन के बाद कैसा महसूस होगा? महसूस होगा कहां से आ रहा है भैया? फोकस से आ रहा है। ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है, और ये कहां से लगेगा? ये लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। ठीक है, तो अगर आंख यहाँ पर रखें तो आंख जो है देखेगा कि ये किरण यहाँ पर आके कट कर रही है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ये आंख बना देगी, ए डैश बी डैश बना देगी। अब आप लोग बताइए कि इसका एनपीएस क्या होगा? एन मतलब नेचर प्रकृति, पी मतलब पोजीशन मतलब स्थिति, एस मतलब साइज। ठीक है, तो एन नेचर क्या होगा? आभासी होगा, क्योंकि इधर किरणें तो जा नहीं रही, किरणें यहां तक जाने के बाद परावर्तित हो जा रही है, लेकिन आंख में किरणें पहुंच रही, तो आंख पीछे बना करके उसका प्रतिबिंब बना करके देखने लग रही है, तो आभासी होगा। आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा और सीधा। ठीक है, पी पोजीशन एफ और पी के बीच में है ना, ध्रुव 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 का नाम क्या है? पी, और फोकस, और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में ध्रुव और फोकस के बीच में साइज। साइज भैया, साइज क्या होगी? वस्तु इतनी बड़ी है और जो है प्रतिबिंब क्या है? छोटा होगा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है। अब इस पर एक बहुत धमाकेदार प्रश्न बनता है। आप लोगों ने इस दर्पण को आप लोगों ने देखा है, बहुत से व्यवहारिक उपयोगों में इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर से गाड़ी में जो है पीछे की तरफ देखने के लिए, जो है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए रियर व्यू मिरर उसको बोलते हैं। रियर व्यू मिरर मतलब पीछे देखने वाला जो है दर्पण, और उस दर्पण के ऊपर कुछ लिखा रहता है, द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वस्तु कहीं भी रहे प्रतिबिंब को सदैव P और F के बीच में बनना है, तो यह दूरी जो है इस दूरी के बराबर नहीं है, याद रखिए। तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि पीछे कौन है, लेकिन यह आभास लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी कि कितनी दूरी पर है। देखिए दूरी इतनी दूरी पर है और प्रतिबिंब इतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के हिसाब से आप पीछे जो है कितनी दूरी पर वस्तु है इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। हाँ, क्या है वो पता चल जाएगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटी छोटी बना करके कर देगा, तो पीछे का बहुत बड़ा दायरा जो है इसके भीतर जो है छोटा छोटा होकर के दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण आपको पीछे का पूरा सिनेरियो मिलेगा और आपको ड्राइविंग करने में आसानी होगी। तो उत्तल दर्पण का यह बहुत जबरदस्त यूज है गाड़ियों में, जिसके जरिए हम पीछे देख लेते हैं, है ना। बिना पीछे देखे ही दर्पण में देख करके पता कर लेते हैं कि कौन कौन चीज पीछे है। अब बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि सबका छोटा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो छोटी सी जगह में ढेर सारा प्रतिबिंब बन जाएगा पीछे का, जिससे पीछे के वातावरण के बारे में आपको जानकारी रहेगी और गाड़ी को मोड़ते वगैरह समय आपको निर्णय लेने में सहूलियत होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने यह टॉपिक भी आज जो निर्णय लिया था वो पढ़ा दिया आपको कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल दो ही केस है, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो ये फोकस पर बनेगा, आभासी होगा, छोटा होगा, और जब वस्तु कुछ दूरी पर होगा दर्पण से तब फोकस और पोल के बीच में बनेगा, आभासी होगा और छोटा होगा। और इसका व्यवहारिक उपयोग हमारे जीवन में गाड़ियों में लगा करके किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको होमवर्क दिया जाता है कि ये सारे चित्र आप किताब से देख करके पुनः बनाइए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, वहां पर चेक किया जाएगा। ठीक है, एक बात का आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग दर्पण बनाइएगा उसमें किस चीज से बनाएंगे?
जो गोला प्रकार होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी मदद से आप बनाएंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसकी त्रिज्या ज्यादा लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, उदाहरण मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहां पर ये त्रिज्या मैंने कम लिया, ठीक है, थोड़ा मैंने त्रिज्या बढ़ा दिया तो देखिए ये ऐसे हो गया, थोड़ा और त्रिज्या मैंने बढ़ा दिया तो ऐसे हो गया। तो अगर इतने हिस्से को केवल देखा जाए तो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, पहले वाले का त्रिज्या इतना बड़ा है, दूसरे वाले का त्रिज्या इतना बड़ा है, तीसरे वाले का त्रिज्या इतना बड़ा है। तो जैसे त्रिज्या बढ़ता चला जाएगा ये फ्लैट होता चला जाएगा। तो जो दर्पण हम ले रहे हैं भले ही अवतल दर्पण है लेकिन वो बहुत कम मुड़ा हुआ दर्पण है। तो त्रिज्या जो है गोला प्रकार में जो त्रिज्या की मात्रा लीजिएगा, त्रिज्या ज्यादा लेंगे तो ये फ्लैट टाइप का बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर छोटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसा मुड़ जाएगा और उससे परावर्तन कराएंगे तो बंटाधार हो जाएगा, सही से चित्र बनेगा ही नहीं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ये व्यवहारिक अनुभव की बात है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहा कि जो 6 केस अवतल दर्पण में बताए हैं उसको, और ये एनपीएस भी सबका लिखना है, और उत्तल दर्पण के केस में जो 2 केस बताया गया है उसका, और उसमें भी एनपीएस, एन मतलब नेचर प्रकृति, पी मतलब पोजीशन स्थिति, और एस मतलब साइज आकार के बारे में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है।